नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कुदरत का इंसाफ। मनोहर जी और मालती जी ने अपनी बेटी मधु की शादी बहुत धूमधाम से की थी। वह शुरू से ही बेटा और बेटी को बराबर मानते थे और उन्हें बराबर हक देने के पक्ष में थे। मनोहर जी ने अपनी बचत से काफ़ी बड़ा प्लॉट खरीदा था जो उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दिया था और बेटा बहू उनके साथ ही उसी घर में रहते थे। लेकिन वह घर काफ़ी छोटा था, बस जैसे तैसे उसमें गुजारा हो रहा था। मनोहर जी ने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी तो वह इस घर को बेच देंगे और उसमें कुछ और पैसे मिलाकर बेटे के लिए एक बड़ा घर ले लेंगे। कुछ समय बाद जब मनोहर जी रिटायर हुए तो उन्होंने अपने बेटे अंकित से कहा कि वह अच्छा सा घर देखे। वह अपनी सेविंग लगाकर और इस घर को बेचकर बाद में घर खरीद लेंगे। अंकित घर देख रहा था। उन लोगों को एक घर पसंद भी आ चुका था जो काफ़ी बड़ा भी था, जिसमें सब लोग एक साथ अच्छे से रह सकते थे। इसीलिए मनोहर जी ने उस घर को फाइनल कर दिया और बयान देकर घर का एग्रीमेंट भी करवा लिया था और अब अपने छोटे से घर के बिकने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सारी कीमत देकर उस घर को अपने नाम करवा सके। लेकिन इसी बीच एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अचानक मनोहर जी को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। सब कुछ तीतर बीतर हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। खैर, 1-2 महीने में किसी तरह से परिवार संभल गया। अंकित के सर पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। इधर मनोहर जी का दामाद बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। साथ ही साथ अब मधु भी उसके साथ रहकर वैसे ही शातिर हो चुकी थी। वह लगातार मालती जी के दिमाग में जहर भर रही थी। वह उन्हें समझाने लगी कि माँ, अब पापा इस दुनिया में नहीं रहें तो आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। जो कुछ भी जमा पूंजी आपकी बैंक में है उसे अगर आप एक बड़ा सा घर खरीदने में लगा देंगी तो आपके हाथ बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपके बेटे बहू आपको कभी भी नहीं पूछेंगे। आपने तो देखा ही होगा कि अकेली बूढ़ी औरत का बुढ़ापे में क्या हाल होता है। पापा थे तब तक बेटे बहू आपकी इज्जत करते थे, पर अब वह आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाले। इसीलिए भूल कर भी बैंक में रखे पैसे निकाल कर घर खरीदने की बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। अगर भाई को बड़ा घर चाहिए तो वह अपने पैसों से खरीद लेगा। आप क्यों उन्हें अपने पैसे देंगी? लगातार मालती जी के मन में जहर भरने से अब उनका भी दिमाग धीरे धीरे घूमने लगा। अब उन्हें बेटी दामाद की कही गई हर बात सही लगती थी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे बहू से एक दूरी बनानी शुरू कर दी और बेटे दामाद के करीब आने लगी। और आए भी क्यों ना, आखिर रोज़ चाशनी में घोल कर जहर जो भरा जा रहा था। एक दिन अंकित ने कहा, माँ, इस घर की डील फाइनल हो रही है। कुछ महीनों में हम इस घर को बेच देंगे। अब फ्लैट की थोड़ी और रकम डीलर को दे दीजिएगा। बाकी जब यह घर बिकेगा तो सीधा उस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। यह सुनकर मालती जी ने सीधा मना कर दिया और बोली, अब तेरे पिताजी नहीं रहे तो मेरे पास क्या जमा पूंजी है। मैं बैंक में रखे पैसे कहीं नहीं लगाने वाली हूँ। तेरे पिताजी होते तो दूसरी बात थी, लेकिन अब मैं अपने हाथ खाली नहीं करूँगी। लेकिन माँ,
यह तो पिताजी का ही फैसला था ना। पिताजी होते तब भी यह रकम निकलती, तब भी तो हाथ खाली होते। और रही आपकी बात, तो पिताजी की पेंशन तो आ ही रही है ना, आपके हाथ खाली कहाँ है। और फिर मैं हूँ, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखूँगा? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तभी मालती जी ने गुस्से में कहा, मुझे सब पता है कि कोई बेटा बहू अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, बस स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। यह सुनकर अंकित हैरान हो गया कि माँ को अचानक क्या हो गया है। उसने कहा, माँ, पिताजी ने एडवांस में भी काफ़ी पैसे दे रखे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हमारे दिए गए पहले के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस घर का एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन मालती जी के दिमाग में तो बेटी दामाद ने जहर भरा हुआ था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे जाते हैं तो जाए, मैं बाकी के पैसे नहीं देने वाली। और ना यह घर बेचने की कोई ज़रूरत है। आज तक सब इसी घर में रह रहे थे ना, आगे भी रह लेंगे। और अगर तुझे यह घर ज़्यादा छोटा लग रहा है तो अपनी कमाई से बड़ा घर खरीद ले। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, इसीलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अंकित अभी लोन के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी और इतनी उसकी सेविंग नहीं थी कि अपनी सेविंग में वह बड़ा घर ले सकता। लेकिन उसने माँ से कोई बहस नहीं की और सोचा कि अभी एग्रीमेंट पूरा होने में काफ़ी वक्त है, वह धीरे धीरे माँ को समझा लेगा। लेकिन उसकी पत्नी अनामिका को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, यह सब कुछ दीदी और जीजा जी का किया धरा है। वह रोज़ मम्मी जी के कान भरते हैं, पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। उनकी शादी में तो पिताजी ने इतना बड़ा प्लॉट दे ही दिया था, जिसकी कीमत इस घर से बहुत ज़्यादा थी। और अब जब हमारी बारी आई तो मम्मी जी को भड़का दिया। क्या हमारा पिताजी के पैसों पर कोई हक नहीं? लेकिन अंकित को पता था कि यह सारी बातें माँ से करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके लिए बेटे बहू कभी अपने नहीं होते। बहू चाहे कितनी भी सेवा कर ले, सास के लिए बेटी ही मायने रखती है। यह बात तो दुनिया भी जानती है। इसीलिए अंकित ने अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दिया। वह फालतू का बवाल नहीं करना चाहता था। अब मधु और उसके पति ने अपना अगला खेल खेलना शुरू किया। मधु ने फिर से माँ के पास फ़ोन किया और बोली, माँ, अभी तो आपके हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, आप किसी पर आश्रित नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपके हाथ पैर ठीक से काम करने बंद कर देंगे तो आपके बेटे बहू आपकी बहुत दुर्गति कर देंगे। सब कुछ होते हुए भी आप असहाय हो जाओगी। मुझसे तो यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं तो खुद एक छोटे से घर में रहती हूं, वरना मैं आपको अपने साथ लेकर चलती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कुछ सालों बाद आपकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अब रोज़ फ़ोन कर करके मधु यही रोना रोती कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं थोड़ा बड़ा घर खरीद लेती और आपको अपने साथ ले जाती। तब मालती जी के दिमाग में भी यह बात अच्छे से बैठ गई कि बुढ़ापे में उनकी सेवा उनकी बेटी दामाद ही करने वाले हैं। बेटे बहू तो उन्हें पूछेंगे भी नहीं। वैसे भी बहू अब मालती जी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि वह कितना भी कोशिश करती, मालती जी उससे एक दूरी बना कर ही रहती। इसीलिए अनामिका ने भी अब गुस्से में आकर सब कुछ करना छोड़ दिया था।
लेकिन उनके बेटे और दामाद ने अपनी शातिर चाल बिल्कुल नहीं छोड़ी। मधु अब अपनी माँ का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी। सुबह शाम दोनों वक्त फ़ोन करती और साथ ही साथ यह बोलने से कभी नहीं चूकती कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो पिताजी ने जो प्लॉट मुझे दिया था मैं उसमें ही एक अच्छा सा घर बना लेती, फिर आपको भी अपने साथ रख लेती। पर घर बनाने में बहुत पैसे लगेंगे, हमारा उतना बजट नहीं है। बेटी की बात सुन कर मालती जी के सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। उन्हें बस यही लग रहा था कि अब उनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और उनके बेटे बहू उनकी बहुत दुर्गति करने वाले हैं। इसीलिए एक दिन मालती जी ने अपनी बेटी मधु से कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी ने जो घर का एग्रीमेंट किया था उसमें अभी भी वक्त है और वह एग्रीमेंट अभी टूटा नहीं है। तो बैंक में जो पैसे हैं वह पैसे मैं उस घर के लिए दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे और लगाने पड़ेंगे। उस घर की रजिस्ट्री करने के लिए अगर किसी तरह से उस घर को हमने ले लिया तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ रह लूँगी। कम से कम मेरा बुढ़ापा तो आराम से कटेगा, वरना तो मेरी दुर्गति निश्चित है। यह सब सुनकर बेटी दामाद दोनों खुश हो गए। वह तो यही चाहते थे। उन्होंने मालती जी को अपने बेटे बहू से कुछ भी बताने से मना कर दिया और बाकी का पैसा मालती जी के दामाद विकास ने अपनी तरफ से लगाने को बोल दिया, जिसे सुनकर मालती जी भी गदगद हो उठी कि कहाँ बेटा उनके लिए घर नहीं ले सका और कहाँ दामाद उनके लिए बड़ा घर लेने को तैयार हो गया। खैर, मालती जी ने बैंक में रखे सारे पैसे अपने दामाद विकास को दे दिए और बाकी के पैसे विकास ने लोन ले लिया और फिर वह घर जो मालती जी के बेटे बहू के लिए खरीदा जाने वाला था, बेटी दामाद ने धोखे से खरीद लिया, क्योंकि विकास ने लोन लिया था अपने नाम पर। इसीलिए फ्लैट की रजिस्ट्री भी उसके नाम पर ही की गई और उसके लिए तो मालती जी आश्वस्त थी कि भले ही उनका बेटा उनका ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन उनकी बेटी दामाद उनका ख्याल जरूर रखेंगे। इधर अंकित और अनामिका को पता भी नहीं था कि मालती जी ने बैंक में जमा किए सारे पैसे बेटी दामाद को दे दिए हैं। कुछ दिनों बाद ही मालती जी ने अपने बेटे बहू से कहा कि वह अपनी बेटी दामाद के साथ उनके घर में रहने के लिए जा रही है। यह सब सुनकर अंकित और अनामिका दोनों हैरान थे कि आखिर माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी है। अनामिका को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी सास के मन में उसके लिए कितनी नफरत है। इसीलिए वह भी अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन अंकित बहुत दुखी था कि उसने ऐसा क्या कर दिया। अगर वह चाहे तो अभी अपने जेवर बेचकर उन पैसों को भी चुका सकती हैं, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्सर उनके आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा था। पर जब एक दिन बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने मधु की सास बिमला जी को खूब खरी खोटी सुना दी। यह घर उनके पैसों से खरीदा गया है और जो लोन दामाद जी ने लिया है वह चाहे तो उस लोन को अभी एक दिन में चुका सकती हूँ। गुस्से में आकर मालती जी ने उनकी खूब बेइज्जती की और यह सब उनका दामाद विकास अपने कानों से सुन रहा था। उसे अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई।
और उसने मालती जी को भला बुरा कह दिया कि हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी माँ से ऐसी बात करने की। मेरे ही घर में रहती हैं, मेरा ही खाती हैं और मेरी ही माँ को 4 बातें सुना रही हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, यह मेरा घर है, मेरे नाम पर है और मेरे घर में मेरी माँ की कोई बेइज्जती करे यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पर रह सकती हैं तो रहिए, वरना दरवाजे खुले हैं, आप जा सकती हैं। इतना कहकर विकास गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। मालती जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी फिक्र करने वाला दामाद उनके साथ ऐसा कर सकता है। तभी मधु भी वहाँ आ गई और बोली, क्या मम्मी, करवा दी ना मेरी बेइज्जती? चुपचाप 2 रोटी खाकर नहीं रह सकती क्या? फालतू में दिन भर जुबान चलाती रहती हो। तुम्हें तो पता है विकास अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अब तुम्हारी वजह से मेरे और विकास के बीच में लड़ाई हो जाएगी और मेरे घर में कलह होगी। क्या माँ, अपने बेटे बहू से तो बना कर रख नहीं पाई और अब बेटी दामाद के घर में भी आग लगा रही हो। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए और अपने बेटे बहू के पास जाकर रहिए, वरना मेरा घर टूट जाएगा। बेटी के मुंह से यह सुनकर मालती जी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रही है तू? यह मेरा घर है, मेरे पैसों से खरीदा गया है और इसी भरोसे पर खरीदा गया है कि मैं यहाँ रहूँगी, और अब तुम मुझे ही यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। तो मधु ने बहुत ही बेशर्मी से कहा, माँ, यह आपका नहीं विकास का घर है और उनके नाम पर है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, आप जा सकती हैं। मालती जी को समझ आ चुका था कि किस तरह से बेटी और दामाद ने मिलकर उन्हें किस तरह से धोखा दिया है और साथ ही साथ बेटे बहू से रिश्ते भी खराब करवा दिए हैं। उन्होंने मधु से कहा, बहुत गलत किया है बेटी तुमने अपने भाई के हक के पैसे भी मुझसे हड़प लिए। बहुत गलत किया तूने। माँ हूँ, बस दुआ तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तेरे बहकावे में आकर मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत गलत कर दिया। अब किस मुंह से उन्हें मैं सारा सच बताऊंगी? उन्हें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि मैंने बैंक में रखे सारे पैसे निकाल कर तुम्हें दे दिए हैं और उनके लिए खरीदा जाने वाला घर तेरे पति के नाम पर खरीद लिया गया है। याद रखना, बहुत पछताओगी तुम। इतना कहकर मालती जी वहाँ से निकल गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कितनी बड़ी गलती तो वह कर चुकी थी। अब किस मुंह से वह अपने बेटे और बहू के पास जाएगी, क्या बताएगी उन्हें? लेकिन सच तो उन्हें बताना ही था। इसीलिए हिम्मत करके वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। आंखों में आंसू लिए अपने घर की डोर बेल बजाई तो बेटे अंकित ने दरवाज़ा खोला और बेहाल अवस्था में आंखों में आंसू लिए मालती जी को देखकर हैरान रह गया। वह उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आया और पानी पिलाया और थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके मालती जी ने अपनी गलती मानते हुए बेटे और बहू को सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। अंकित ने बस इतना ही कहा, क्यों माँ बाप को एक बेटी दामाद के ऊपर तो भरोसा हो जाता है, पर एक बेटे बहू पर नहीं होता। जिस कोख से बेटी पैदा होती है उसी कोख से बेटा भी पैदा होता है, और जिस तरह से बहू दूसरे घर से आती है ठीक उसी तरह दामाद भी तो दूसरे घर से आता है। फिर ऐसा क्यों होता है माँ? अगर बेटी पर भरोसा है तो बेटे पर क्यों नहीं, और अगर दामाद पर भरोसा है तो बहू पर क्यों नहीं? मालती जी के पास अंकित की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो आंखों में आंसू लिए बस दोनों बेटे बहू से गिड़गिड़ा कर अपनी भूल की माफ़ी मांग रही थी। अंकित और अनामिका भी क्या करते? माँ की संपत्ति थी और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने बेटी को दे दी। उनका पूरा हक था अपनी संपत्ति पर
तो वह पूरे हक से अपने घर में रह सकती थी। कुछ भी तो हो, अंकित और अनामिका ने कभी भी मालती जी को अनदेखा नहीं किया था। वह तो बेटी दामाद के द्वारा घोला गया जहर था जो मालती जी के दिमाग में भरा हुआ था। लेकिन आज खुद बेटी दामाद ने अपनी सच्चाई दिखाकर उनके दिमाग से उस जहर को निकाल दिया था। मालती जी अपने घर वापस लौट तो आई थी, पर उनका दिल बेचैन था। आखिर उनकी बेटी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया था। अब मालती जी दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे अपने स्वार्थी बेटी दामाद को सबक सिखाए। इधर बेटे और बहू इसे अपनी किस्मत मानकर चुप थे। क्या करती, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसी तरह से 2 महीने का वक्त बीत गया। मालती जी की बेटी दामाद से इस बीच कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन मधु का फ़ोन आया और बड़े प्यार से बोली, माँ कैसी हो आप? मालती जी ने कहा, कैसी रहूँगी, जिसके बेटी दामाद ने उनकी बेइज्जती करके उसके ही घर से निकाल दिया हो, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया हो, वह कैसी रह सकती है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन विकास बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया था, इसीलिए उनका दिमाग खराब था। इसीलिए उन्होंने आपसे इतना कुछ बोल दिया था। वह तो आज तक इस बात के लिए पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह तो शर्म के मारे आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। बहुत अफसोस है विकास को और मुझे भी। मैं भी पता नहीं किस होश में थी कि मैंने भी आपको बहुत कुछ सुना दिया। माँ, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हमसे गलती तो हो गई। प्लीज़ आप वापस यहाँ आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी जी को भी समझा दिया है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है, तो वह भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। प्लीज़ आप वापस यहाँ आ जाइए, अब कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। मालती जी को बेटी की जाल साजिश अच्छे से समझ आ रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा, बेटी तुमने इतना बोल दिया वही बहुत है। माँ हूँ, कितने दिन तक तुम लोगों से नाराज़ रह सकती हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे यह बात तो मुझे भी समझ में आ गई कि अपना घर अपना ही होता है और बेटी के घर कभी भी माँ बाप का नहीं रह सकता। यह कहकर मालती जी ने फ़ोन रख दिया तो मधु ने सोचा, चलो बातचीत की एक शुरुआत तो हुई। माँ को धीरे धीरे मैं समझा ही लूँगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर माँ मेरे पास ही आ जाएगी और मेरे हिसाब से ही चलेगी। अब अक्सर मधु और मालती जी की बातें फ़ोन पर होने लगी। मधु घर नहीं जाती थी। उसे पता था कि भैया भाभी उसे अच्छे से खरी खोटी सुना देंगे। वह फ़ोन पर अपनी माँ को समझा देती और धीरे धीरे फिर से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। एक दिन दोनों के बीच फ़ोन पर बात हो ही रही थी तो मधु ने कहा, माँ तो फिर कब आ रही हैं आप हमारे पास? नहीं बेटा, मैं तेरे घर तो नहीं आ सकती। वह घर तो अब तेरा ही है, आखिर तेरे पति के नाम पर है। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि मैंने अपने बेटे के हक के पैसे भी तुझे दे दिए, लेकिन चल कोई बात नहीं। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे के नसीब में उससे कहीं ज़्यादा लिखा था जो उसे मिल चुका है। अगर रिश्ते सामान्य रहते और तूने और विकास ने कोई बेईमानी नहीं की होती तो अभी शायद तुझे भी कुछ फ़ायदा होता, लेकिन तूने तो अपने फ़ायदे के लिए पहले ही बहुत बड़ी बेईमानी कर ली। तो जिसके नसीब में जो था वो मिल गया। बातों को घुमा फिरा कर
मालती जी ने ऐसा कहा कि मधु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, माँ, साफ साफ बताओ ना, आप कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती बेटी, बस तू खुश है ना? प्लॉट भी तेरे पिताजी ने तेरे नाम पर कर दिया था और अंकित के लिए खरीदा जाने वाला घर भी अब तुझे मिल चुका है। अंकित और अनामिका तो इस छोटे से घर में ही रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही वह भी अपने बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि कोई किसी की किस्मत तो नहीं छीन सकता। यह कहकर मालती जी ने फ़ोन रख दिया। तब मधु के मन में खलबली मच गई कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो माँ ऐसी बातें कर रही है। वैसे भी माँ के पास बचा ही क्या है, सारा कुछ तो मैंने ले लिया है। बस थोड़े से जेवर हैं जिनसे कोई बड़ा घर नहीं खरीदा जा सकता, और महीने की पेंशन आती है। भाई के बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी पैसे खर्चा हो जाते हैं, उनकी भी कोई खास सेविंग नहीं है, तो फिर कैसे वह अभी बड़ा घर खरीद लेंगे? लोन वह लेना नहीं चाहते। ज़रूर कुछ न कुछ बात है। कहीं भाई और भाभी गांव गए थे, वहाँ की कोई प्रॉपर्टी तो उन्होंने नहीं बेच दी। पर वहाँ गांव में प्रॉपर्टी के नाम पर है ही क्या? एक छोटा सा घर था, वह भी गिर गया। और वैसे भी गांव के छोटे से घर की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है? मधु ने अपने पति विकास को इस बारे में बताया तो वह बोला, ज़रूर कुछ न कुछ तो हुआ है। कहीं तुम्हारे पिताजी ने कोई ऐसी सेविंग या प्रॉपर्टी तो नहीं बनाई जिसके बारे में अब पता चला हो? देख मधु, अगर ऐसा है ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ भी करके तुम्हें अपनी माँ को मनाना ही पड़ेगा। हाँ विकास, कोशिश तो कर रही हूँ, पर माँ साफ साफ कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन खुश बहुत है। ज़रूर कुछ न कुछ तो हुआ है। विकास ने कहा, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सासू माँ को अपने झांसे में लाने के लिए। कुछ सोचकर मधु और विकास रविवार को उस मंदिर में पहुँच गए जहाँ मालती जी हर रविवार को जाया करती थी। वहाँ पर मधु और विकास को देखकर मालती जी हैरान रह गई। चालाक दामाद ने मालती जी को रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, माँ जी, उस दिन मैं बिल्कुल होश में नहीं था। पता नहीं मेरे मुंह से गलत बातें कैसे निकल गई। मैं तो आपसे नज़र भी नहीं मिला सकता। आज बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ चल कर रहिए। मालती जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी अब यह बात समझ में आ चुकी है कि अपना घर अपना ही होता है, इसीलिए अब मैं आपके घर पर नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस था कि मैंने अपने बेटे के हक की संपत्ति भी अपनी बेटी के नाम कर दी, लेकिन भगवान ने मेरी उस गलती को भी सुधार दिया और मेरे बेटे को उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति मिल गई। अब वह भी जल्द ही अपना एक नया घर खरीद लेगा। चलिए, जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल ही जाता है। इतना कहकर मालती जी जाने लगी तो बेटी दामाद ने उनको रोक लिया और बोली, माँ प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तो उनका मुख्य मकसद था मालती जी के मुंह से यह निकलवाना कि अंकित को इतने ज़्यादा पैसे एकाएक कहाँ से मिल गए। तभी मालती जी ने बताना शुरू किया, बेटा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अभी जो खजाना अंकित को मिला है उसमें से कुछ हिस्सा तुम लोगों को भी ज़रूर मिलता, लेकिन तुम दोनों ने
पहले ही काफ़ी बेईमानी की है, तो अंकित अब किसी भी कीमत पर तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाला। और मैं भी किस मुंह से उसे बोलूँगी कि वह तुम लोगों को कुछ दे, वरना शायद एक सोने की ईंट में तुम्हें भी दिलवा देती। यह सुनकर तो बेटी दामाद हैरान रह गए। सोने की ईंट? लेकिन माँ, भाई को सोने की ईंट कहाँ से मिल गई? आप साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? हम आपके बेटी दामाद हैं, हमसे गलती हो गई माँ, और हमें उसका पछतावा भी है। लेकिन हमने जो कुछ भी किया था आपके बारे में सोच कर ही किया था। आपने तो हमें पराया ही मान लिया। तो मालती जी ने कहा, वह क्या है ना दामाद जी, गांव का घर जर्जर होकर गिर पड़ा। वहाँ कुछ खास सामान तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहू और बेटे गए थे देखने के लिए कि कहीं कुछ ज़रूरी सामान तो ना हो। पर वहाँ अंदर जाकर जब उन्होंने गिरे हुए घर का मलबा थोड़ा इधर उधर हटाया, तो उस मलबे में से उन्हें सोने की ईंट मिली, जो वजन में 2 किलो से भी ज़्यादा है। वह घर बहुत पुराना था, शायद मेरे दादा ससुर जी का बनाया हुआ। तो हो सकता है उन्होंने अपनी जमा पूंजी को ईंट का स्वरूप देकर उसे घर की दीवारों में लगवा दिया था, जो कोई नहीं जानता था। और आज जब वह घर गिरा तो उसके मलबे में वह सोने की ईंट भी दबी पड़ी थी। उन्होंने अच्छे से खोजा तो उन्हें उस तरह की 2 सोने की ईंट मिली, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। तो फिर माँ, उस एक ईंट पर मेरा हक भी होगा। बिल्कुल बेटी, तुम्हारा हक भी होता। अगर रिश्ते ठीक होते तो मैं अंकित से जिद करके वह एक ईंट तुम्हें दिलवा देती। अगर मैंने वह घर अंकित के लिए खरीद लिया होता तो मैं पूरे हक के साथ उससे वह एक ईंट लेकर आपको दे देती कि इस पर मेरी बेटी का बराबर का हक बनता है। पर मैंने खुद ही बेईमानी की है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ भी देंगे। इतना कहकर मालती जी वहाँ से चली गई। लेकिन सोने की ईंट, वह भी इतनी भारी, यह सुनकर ही बेटी दामाद हैरान थे और उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब घाटे में अंकित नहीं, वह दोनों है, और उन्हें किसी भी हाल में सोने की वह ईंट चाहिए ही चाहिए। विकास को पता चल चुका था कि अंकित अच्छे अच्छे सोसाइटी में काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट देख रहा है। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी कि कुछ भी करके उन्हें ईंट चाहिए, लेकिन मालती जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। तो एक दिन मधु अपने पति विकास के साथ मायके पहुंच गई, पर उसका भाई अंकित उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह उनसे बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन मधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं यह सब कुछ मैंने कैसे कर दिया। शायद माँ की फिक्र में, पता नहीं क्यों, मुझे वहम हो गया था कि आप और भाभी माँ का ख्याल नहीं रखोगे। विकास ने भी कहा, हाँ साले साहब, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि हमने गलत किया है और हम उस गलत को सुधारना चाहते हैं। तभी मधु ने भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया और बोली, भाई, बचपन में हम कितना लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन इतना थोड़ी ना एक दूसरे से रूठते थे कि एक दूसरे से बातें करनी ही बंद कर दे। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ माँ की फिक्र में किया। लेकिन आप यकीन मानो, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। हम तो सारे कागजात लेकर आए हैं, आप बस चलिए। वह घर हमने खाली कर दिया है, हम अभी के अभी वह घर आपके नाम कर देंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अब अंकित को और क्या चाहिए था। वह भी खुश होकर उनके साथ चला गया और घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। जो थोड़ा बहुत लोन था उसे भी विकास ने क्लियर कर दिया था। इसीलिए अंकित को
अब लोन की भी कोई चिंता नहीं थी। एक हफ्ते बाद अंकित अपनी पत्नी और माँ के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होने वाला था। इसीलिए मालती जी ने अपनी बेटी दामाद को फ़ोन करके बुलाया। मधु और विकास खुशी खुशी घर आए, इस उम्मीद पर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसीलिए एक सोने की ईंट उन्हें भी मिल जाएगी, जिसे बेचकर वह अपना एक आलीशान घर खरीद लेंगे। मालती जी बेटी दामाद को देखकर बहुत खुश हुई। तभी अंकित ने कहा, दीदी, रिश्तों में कुछ गिले शिकवे हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़कर सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं, और अब हम लोग आज उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब पिताजी की संपत्ति दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बढ़ चुकी है। तभी मधु बोली, हाँ वह तो है भाई, अब रिश्ते ठीक हो गए हैं, लेकिन भैया सारी संपत्ति तो अभी भी नहीं बटी। आपको गांव के घर में सोने की 2 ईंट मिली है, माँ ने मुझे बता दिया है, तो उनमें से एक ईंट पर तो हमारा हक बनता है। आप भी हमें हमारा हक वापस कर दो, तो रिश्ते ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हमेशा चलेंगे, और हमें पता है आप हमें हमारा हक ज़रूर देंगे। तभी अंकित ने कहा, अरे बिल्कुल, तुम्हें भी तो तुम्हारा हक मिलना ही चाहिए। मुझे गांव के घर में जो कुछ भी मिला है उसका आधा हिस्सा मैं हर हाल में तुम्हें दूंगा। यह सुनकर मधु और विकास दोनों बहुत खुश थे। सोच रहे थे कि उन्हें इतनी भारी सोने की ईंट मिलेगी, कितने अमीर हो जाएंगे। तभी अंकित ने एक भारी थैला मधु को थमाया, जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा था। मधु ने जल्दी से थैला वहीं उलट दिया, तो थैले से काफ़ी भारी ईंट बाहर गिरी, लेकिन वह ईंट सोने की नहीं, एक सामान्य ईंट थी। तभी अंकित बोला, दीदी, उस गांव के घर में मुझे इन टूटे फूटे ईंट पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। इसीलिए गांव के घर की याद में मैं 2 ईंट लेकर आया था। एक मैंने रख ली, अब एक ईंट तुम रख लो। आखिर हमारे पूर्वजों की संपत्ति जो है। मधु हैरानी से मालती जी की ओर देखने लगी, तो मालती जी ने आगे बढ़कर कहा, क्यों बेटी, दिमाग भगवान ने सिर्फ तुम दोनों को ही दिया है क्या? बाकी सारी दुनिया बुद्धिहीन है क्या? और तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि एक बार तुमसे इतना बड़ा धोखा खाकर दोबारा मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? जिस दिन तुम दोनों ने दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया था, उसी समय मैंने सोच लिया था कि इस बार तुम लोग नहीं बल्कि खेल मैं खेलूंगी, और अपने बेटे बहू को उनका हक दिलवा कर रहूंगी, और तुम जैसे साथीरों को सबक सिखा कर रहूंगी। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब? अब निकलो यहाँ से, क्योंकि यह घर भी मेरा है और वह घर मेरे बेटे बहू का है, और अब मैं अपने बेटे बहू के साथ आराम से रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, धोखे की शुरुआत तुम लोगों ने की थी और अंत मैंने कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे बेटे बहू को उसके हक का घर मिल चुका है, और यह घर भी मैं उसके नाम पर ही करूँगी, और मेरे सारे जेवर भी मेरी बहू को मिलेंगे। शायद तुमने इतनी घटिया हरकत नहीं की होती तो मैं तुम्हें अपने आधे जेवर देती, लेकिन अब मेरी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। माँ हूँ, इसीलिए बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन अब तुम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखूंगी।
निकल जाओ तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगा इतना अपमान सहने के बाद, इतना धोखा पाने के बाद मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को माफ़ कर दूंगी? कभी नहीं। लेकिन हाँ, समय ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया कि जैसे बेटी पर औरतें विश्वास करती हैं वैसे ही बेटे पर भी करें, और जैसे बहू को पराया समझती है वैसे ही दामाद को भी समझे। कभी उसे अपने बेटे से बढ़कर मत मानिए। जैसे बेटी ने बढ़कर बहू को नहीं समझ पाती। अब तुम लोग जाओ, हमें हमारे नए घर में शिफ्ट होना है। मधु और विकास से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। अब वह अपनी चाल से खुद ही फंस चुके थे। अंकित और अनामिका उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे, भाई बहन का यह प्यारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता रहता अगर तुम लोगों ने रिश्तों में चालाकी नहीं की होती। लेकिन मेरी तरफ से यह रिश्ता उसी दिन समाप्त हो चुका था जिस दिन तुम लोगों ने हमें धोखा दिया था, और धोखे का जवाब धोखे से देने के लिए हमने दोबारा कुछ दिनों के लिए रिश्तों को सामान्य करने का नाटक किया, और अब वह नाटक ख़त्म हो चुका है। तुम लोग जा सकते हो। यह कहकर अंकित ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया तो मधु और विकास खाली हाथ मुंह बनाए वहाँ से निकल गए। वह कर भी क्या सकते थे? मालती जी ने उन्हें उनका जवाब अच्छे से दे दिया था। तो दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि हर बेटा बहू बुरे ही निकले, और यह भी ज़रूरी नहीं कि हर बेटी दामाद अच्छे ही साबित हो। ज़माना बदल गया है। आज रिश्तों की पहचान भी वक्त के साथ परखी जाती है। इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ अपने नाम पर ही रखें, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा कोई बेटी या बेटा नहीं, बल्कि आपकी खुद की बचत और समझदारी होती है। हाँ, रिश्तों में प्यार ज़रूर रखें, लेकिन भरोसा सोच समझ कर करें, ताकि सम्मान और सुकून दोनों बरकरार रहे। तो दोस्तों, क्या मालती जी ने अपनी बेटी दामाद से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।